इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीधी से आ रही है, जहां पर एक बस हादसे का शिकार हो गई, बेकाबू हो गई ये बस, जहां पर 38 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। सीधी से सतना ये बस जा रही थी, जो कि नहर के पास बेकाबू होकर जा गिरी। देखते ही देखते वहां पर सांसें दम तोड़ने लगी और अब तक 38 शवों को निकाला जा चुका है। कुछ और लोगों की हालांकि तलाश जारी है और 7 लोग बचा लिए गए हैं। कुछ लोग खुद से तैरकर बाहर निकल गए और कुछ लोगों को बचा लिया गया, तो 7 लोग बाहर निकाले जा चुके हैं। आपको बता दें कि दरअसल बस में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और हादसे के बाद सरकार ने हालांकि राहत का काम शुरू कर दिया है। वहां पर एसडीआरएफ की टीम, लोकल प्रशासन सभी वहां पर मौजूद हैं। बेहद दुखद तस्वीर और घटना आज की, जिसमें आप अंदाजा लगाइए, ये 3 तस्वीरें बयां कर रही है कि आज सीधी में जिस तरह से ये सड़क हादसा हुआ है, ये कितना दुखद, दर्दनाक और शर्मनाक। बिलखते परिजनों के आंसू और ये आवाज बता रहे हैं कि किस तरह की घटना आज घटी है। आपको हम बता दें, इसमें सबसे बड़ा दोष वहां के लोकल प्रशासन का भी कहीं ना कहीं है। जिस तरह से लोग, क्षमता से ज्यादा लोग इसमें बस में सवार हो जाते हैं, आखिर उसकी जिम्मेदारी कब ली जाएगी? कौन बसा भैया? रास्ते में नहीं पकड़ परिवार बसा है। कौन? जबलागंज? जबला ना था। अच्छा, गाड़ी में रहे तो 50-55 लोग 50-55 लोग रहे। फुल रही कम से कम 6-7 सीधी सतना वाली है का? सीधी सतना वाली है। कौन बसा भैया? रास्ते में नहीं पकड़ परिवार बसा है। कौन? जबलागंज? जबला ना था। अच्छा, गाड़ी में रहे तो 50-55 लोग 50-55 लोग रहे। फुल रही कम से कम 6-7 सीधी सतना वाली है का? दर्दनाक और विचलित एक तरह से करने वाली तस्वीर है, बेहद दुखद, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया है। अंदाजा लगाइए कि एक बस जिसमें कैपेसिटी बैठने की 30 से 35 होती है और उसमें 50 से 55 लोग सवार थे। अंदाजा लगाइए कि किस हद तक इसमें लोग सवार थे, जिसकी वजह से यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सीधी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगातार प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वह काम जारी है। दोनों मंत्री भी, तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी, रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, बेहद दुखद, जब इससे पहले हमने आपसे जानकारी ली थी तब 28 लोगों की खबर सामने आई थी, अब बताया जा रहा है 38 लोगों के शव बरामद हुए हैं। फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ये नहर अब एक खूनी लहर बन चुकी है और इस नहर में लगातार शव उगल रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक कुल 38 शव बरामद किए जा चुके हैं और आपको बता दें कि ये आंकड़ा यही रुकता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है
क्योंकि जो सूत्र हमारे हैं स्थानीय स्तर पर वो बता रहे हैं कि तकरीबन 54 लोग इस बस में सवार थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, क्योंकि जो बस की सीटिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग सवार थे, ये तो तय हो चुका है। जितने मृतक अब तक निकल चुके हैं, क्योंकि अब तक शव बरामद हो चुके हैं, 7 लोगों को बचाया जा चुका था जब ये पूरा हादसा हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके हिसाब से अब तक 45 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे, ये तो स्पष्ट हो गया है। बस की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कम थी, लेकिन लोग ज्यादा थे, ये भी स्पष्ट हो चुका है। सरकार अब यहाँ पर मुआवजे का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किसकी तय होगी। हमने थोड़ी देर पहले शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया से भी बात की। उन्होंने कहा है 2 मंत्री रवाना हो चुके घटनास्थल की ओर, जांच पहले की जाएगी, हो सकता है कि जांच के लिए समिति बनाई जाए। ये अरविंद भदौरिया जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने कहा है। फिलहाल सरकार अभी सबसे पहले ध्यान दे रही है जो मृतक है उनकी शिनाख्त हो सके और जो बच गए हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सदमे में भी है। जो घायल हुए हैं, जिन्हें बचाया गया है, उनसे जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि जो बस में सवार थे और जो बच गए हैं वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि आखिरकार बस नहर में समाई तो समाई कैसे। फिलहाल ये देखना बाकी है कि जो बस को चला रहा था वो ड्राइवर या बस में जो कंडक्टर होता है वो बचे हैं या फिर उनके भी शव बरामद हुए हैं, क्योंकि मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। शिनाख्त होने के बाद अभी जब ये आंकड़ा जब पूरी तरीके से प्रशासन ये स्पष्ट कर देगा कि अब और भी लोगों के होने की संभावना नहीं है, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार इस बड़े बस हादसे में कुल कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल रवीश, जानना चाहेंगे ये जो बस थी, क्या ये कोई प्राइवेट बस थी या फिर ये सरकारी बस थी, गवर्नमेंट की बस थी? देखिए, ये एक निजी ट्रेवल्स की बस थी जो सीधी से सतना की बीच चलती है, ये अब तक की जानकारी मिल गई है। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि ये रूट आमतौर पर ये बस या फिर दूसरे जो ट्रेवल्स ऑपरेटर थे वो इस्तेमाल नहीं करते थे। ये कोई सामान्य सड़क नहीं थी, ये एक वैकल्पिक रास्ता था। जब कोई किसी को जाम से बचने की कोशिश करनी होती थी या छोटा रास्ता अपनाना होता था तो वो नेशनल हाईवे को छोड़कर इस रास्ते के जरिए नहर के साथ साथ चल के आगे नेशनल हाईवे पर पहुंचते थे। और इसीलिए अब क्योंकि बस का ड्राइवर अब तक मिला नहीं है, क्या पता वो इस नहर में जो बस गिरी थी उसके बाद वो उसमें मारा गया है या नहीं, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। एक बार जब रवीश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन बेहद दुखद घटना आपके राज्य से सामने आई है। हुआ है एक बड़ी बस दुर्घटना में कई लोग हताहत हुए हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं, कईयों के शव बरामद हो चुके हैं। इस घटना पर सरकार क्या अब एक्शन ले रही है, क्या बचाव कार्य जो चल रहे हैं या जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है, सरकार की क्या योजना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया। सर, एक गंभीर हादसा, बड़ा हादसा, वास्तव में बड़ा दुख का हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हो गया है। ऐसा जो हादसा हुआ, हिल गए हम लोग। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार, कैबिनेट भी कैंसिल कर दी, बाकी सब चीज़ें कैंसिल करके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 7 लोगों को अभी जिंदा बचाया गया, कई लोग इसमें मौत के गाल में समा गए हैं। सरकार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ी है। जो शोक संतप्त परिवार हैं, जिनकी दुर्घटनाएं हुई हैं, उनके लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत सरकार ने आदेश किया, वो मिल जाएगा। इसके अलावा भी कौन लोग दोषी है, बस की स्थिति क्या है, बस का जो संचालन करता कौन था, बस के ड्राइवर स्टाफ ये सब कौन थे, ये बड़ी दुर्घटना, इस सब की भी सख्त जांच करके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ी दुखद घटना है। सरकार जो है ना, सेवा के लिए हमेशा खड़ी है। जो घायल जो भी होंगे उन सब की भी चिंता करेगी, बाकी उनके परिवारों की चिंता करेगी। लेकिन यहां पर यह भी देखना होगा कि क्या मात्र मुआवजा दे देने भर से जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है सरकारों की, या फिर जो जिम्मेदार है इस दुर्घटना के पीछे उसे वाकई गुनहगार, उसे कटघरे में खड़ा किया जाएगा और सजा दी जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। लद्दाख में भारत और चीन के बीच बड़ी सहमति के बाद दोनों देशों की फौजें वापस लौटने लगी है। भारतीय सेना ने आज इसका वीडियो जारी किया है, जिसमें चीनी फौजें पैंगोंग झील के फिंगर 4 से वापस लौटती हुई दिख रही है। अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति बरकरार रखने को लेकर तय हुआ है कि चीनी फौजें वापस फिंगर 8 पर जाएंगी, जबकि भारतीय फौजें फिंगर 3 पर रहेंगी। चीनी फौजों ने फिंगर 4 पर बनाए गए अपने अस्थायी निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया है। वहीं भारतीय फौजें भी फिंगर 4 से अपना लाओ लश्कर पीछे करती हुई दिखाई दे रही है। तो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है।
हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, एक अच्छा वीडियो कहेंगे इसे, एक सुखद वीडियो सामने आया है क्योंकि चीन और भारत को लेकर लगातार जो खास करके इस इलाके में टकराव और तकरार की स्थिति बनी हुई थी, यह वीडियो सुखद। निश्चित तौर पर सुखद और जमीनी स्थिति को दर्शाता हुआ यह भारतीय सेना बहुत पैनी नजर रखे हुए है श्वेता इस समय जमीनी स्थिति पर। तो चीन की सेना ने, चीन के ही जो जेसीबी और अर्थ मूवर्स हैं, वो चीन के बंकर को, उनके कम्युनिकेशन टावर को, कम्युनिकेशन केबल को, ट्रैक्स को, पिल बॉक्सेस को, सबको ध्वस्त करके मलबा तक चीन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को अप्रैल 2020 की स्थिति में एक बार फिर लाया जा रहा है। तो चीन ने जो वहां पर अपना ध्वज, अपने झंडे लगा दिए थे, सड़क पर चीन लिख दिया था, वो सब चीन की सेना इस समय हटा रही है और लगभग पलटन भर चीन की सेना अब अपने इलाके में वापस जा चुकी है। भारतीय सेना बहुत पैनी नजर बनाए हुए है पेंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण दोनों में। न केवल सैटेलाइट के जरिए बल्कि मानव रहित टोही विमानों को लगातार भेजा जा रहा है। भारतीय सेना के सिपाही, जैसा इस वीडियो से आप देख सकते हैं, यह आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। इस वीडियो में भारतीय सेना के सिपाही जो अभी भी ऊंचाइयों पर तैनात हैं, वो देख रहे हैं कि चीन की सेना लौट रही है। और मानव रहित टोही विमान और सैटेलाइट से यह भी पता चल रहा है कि 200 से ज्यादा चीन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, वो न केवल मोल्डो गैरिसन बल्कि उससे भी काफी पीछे अब तक जा चुके हैं, क्योंकि ये एक भारत ने शर्त रखी थी कि अप्रैल 2020 की स्थिति पूरी तरह से बरकरार हो और उसका समय कल शाम तक खत्म होगा, या हो सकता है अगर दोनों देशों में कुछ और समय लगे, क्योंकि रोज सुबह श्वेता भारत और चीन के सैन्य कमांडर जूनियर लेवल के वो वहां पर मिलते हैं और उसके बाद वो तय करते हैं आज क्या कार्रवाई होगी। शाम को उसका रिव्यू होता है और जो काम रह जाता है वो फिर अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है और अगले दिन उसको पूरा किया जाता है। तो इसी तरह यह प्रक्रिया अभी पेंगोंग में हो रही है। जब यह प्रक्रिया दोनों साइड रेटिफाई कर देंगे कि ऐसा हो गया है कि भारत फिंगर 3 पर आ गया और चीन फिंगर 8 के परे चला गया, तो फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच नो मैन्स लैंड होगा। दोनों ही साइड्स अस्थायी रूप से वहां पेट्रोलिंग नहीं करेंगी। भारत का क्लेम लाइन फिंगर 8, चीन का क्लेम लाइन फिंगर 4, तो दोनों ही अपने एरिया से हटेंगी। फिर गोगरा, गलवान, हॉट स्प्रिंग, उस इलाके की बात होगी 48 घंटों बाद, और उसके बाद डेप्सांग पे बात होगी। तो भारत लगातार कह रहा है हम एक सशक्त स्टैंस बनाए हुए हैं, हम ना झुके ना झुकेंगे, और चीन अब पीछे हट रहा है। यही उम्मीद कि बाकी क्षेत्रों से भी चीन पीछे हटे। श्वेता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव तमाम जानकारी हमें देने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर खड़े हुए टूल किट विवाद में आज नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आई बेंगलुरु की दिशा रवि और स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के बीच की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। यह बातचीत तब की है जब ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। चैट में ग्रेटा और दिशा दोनों काफी घबराए हुए लग रहे हैं और मामले के शांत हो जाने तक चुपचाप रहने की बातें कर रहे हैं। तो आप जो ये पूरी खबर देख रहे हैं और ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये दरअसल ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच हुई है। क्या आप ठीक हैं, ये दिशा रवि ने लिखा है ग्रेटा थनबर्ग को, और ये जो इन दोनों के बीच जो चैट हुए हैं उसकी ये आपको हम दिखा रहे हैं लाइंस। मुझे कुछ लिखने की जरूरत है, ये ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा। क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकती हैं, मैं वकीलों से बात कर रही हूं। तो लगातार ये घबराए हुए, परेशान यहां पर नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, लगातार दिशा रवि को लेकर के विपक्ष जो है वो लामबंद होता नजर आ रहा है। एक धड़ा छात्रों का है जो लगातार दिशा रवि को फ्री करने की, फ्री दिशा रवि, इस तरह की मांग कर रहा है। उस बीच ये जो चैट आए हैं सामने ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच, ये काफी महत्वपूर्ण और आंखें खोलने वाले चैट्स हैं। जी बिल्कुल, आंखें खोलने वाले चैट्स हैं। न सिर्फ विपक्ष बल्कि जो एक्टिविस्ट हैं, जो स्टूडेंट हैं, कई दिशा के समर्थन में आए हैं और उनके उम्र को लेकर भी सवाल किया जा रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अब से कुछ देर पहले यह साफ कर दिया कि उम्र कोई मायने नहीं रखता अगर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है। साथ ही साथ
वकील न होने की भी बात कही जा रही थी दिशा के समर्थकों की तरफ से। लेकिन ये जो चैट है ये कई बड़े खुलासे करता है। 3 फरवरी का ये चैट है दिशा और ग्रेटा थनबर्ग के बीच। ये खुलासा पहले ही हो चुका है कि दिशा रवि वो थी जिन्होंने ग्रेटा थनबर्ग को वो टूल किट भेजा था। लेकिन इसमें बकायदा ये बातचीत हो रही है और घबराए हुए हैं खासकर दिशा जो बातचीत कर रही है। और उसी वक्त मेरे ख्याल से पता चल चुका था दिशा रवि को कि अब मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि इस व्हाट्सएप चैट में वो ये भी लिख रही है कि अब यूएपीए के तहत हम लोगों पर लीगल एक्शन हो सकता है। उसके अलावा दिशा रवि 3 फरवरी को यह भी कहती इसमें दिखाई दे रही हैं कि एक नहीं बल्कि 2 बार कि आप रुकिए, यानी ग्रेटा को मैं अपने वकीलों से बात करती हूं। उसके अलावा दिशा रवि ये भी कहती दिखाई दे रही है ग्रेटा को कि ये टूल किट अब आप ट्विटर पर नहीं ट्वीट करना, उसके अलावा अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ देर शांत रहें। जबकि ग्रेटा कहती हैं कि मुझे कुछ लिखने की जरूरत है, जिसके बाद वो जो टूल किट था ग्रेटा ने एक्सीडेंटली ट्वीट किया था, आपको याद होगा। उसके बाद उन्होंने बकायदा ट्वीट भी किया था। तो ये आज तक के पास जो व्हाट्सएप चैट है दिशा रवि और ग्रेटा के बीच, ये काफी कुछ कहानी बताता है, खुलासा करता है। कम से कम ये तो जरूर बताता है, एस्टैब्लिश करता है, जो दिल्ली पुलिस के काफी काम आएगा अदालत में जब चार्जशीट दाखिल होगी, कि किस तरीके से दिशा रवि ही वो महिला थी जिन्होंने ग्रेटा थनबर्ग को ये टूल किट भेजा था, जिसको दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसमें जो कुछ भी लिखा था टूल किट में 23 तारीख से 26 तारीख तक वो ऑन ग्राउंड पर दिल्ली में एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल, और दिशा रवि की कितनी संलिप्तता थी ये भी इससे जाहिर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका रुख करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टूल किट मामले में गिरजे दिशा और शांतनु जैसे किरदारों को निशाने पर लिया है और इनके जरिए विपक्ष पर भी निशाना साधा है। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद पॉलिटिकल पार्टीज लगातार सरकार और पुलिस के ऊपर सवाल उठा रही हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है और दिशा रवि की उम्र को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो ठीक नहीं हुई है, सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। मैं देश के इन लोगों से जानना चाहता हूं, 18 वर्ष की उम्र में लोगों को वोट देकर के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनने का, गांव के मुखिया चुनने का हमने मौका दिया है, उनको ताकत दी है, वो सोच समझ के करते हैं। कशाव आया था पाकिस्तान से, नरसंहार कर गया, इतना बड़ा आतंक मचाया, क्या उसके उम्र के कारण तब तो उसे सजा नहीं देनी चाहिए?